नमस्कार। नमस्कार। हमारे पास कुछ नोट्स हैं मध्य प्रदेश फरवरी 2025 की प्रमुख घटनाएं नाम से। तो इरादा ये है कि इनमें से जो काम की बातें हैं, जो जरूरी जानकारी है, उसे निकाला जाए ताकि कम टाइम में पूरी पिक्चर समझ आ जाए। जैसे? क्या पता था कि फरवरी में वहां एक डांस फेस्टिवल ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। अच्छा। हाँ, और गिद्धों की आबादी भी वो बढ़ रही है और तो और कुछ रेयर मिनरल्स भी मिले हैं। अरे वाह, काफी कुछ हुआ मतलब। हाँ, तो चलिए थोड़ा और समझते हैं इन चीजों को। जरूर। फरवरी 2025 वाकई में मध्य प्रदेश के लिए काफी हलचल वाला महीना रहा लगता है। इकोनॉमी से लेकर एनवायरमेंट, कल्चर, कई मोर्चों पर एक्टिविटी दिखी। और ये जो घटनाएं हैं, ये सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या हुआ, बल्कि ये कहीं ना कहीं आगे की दिशा, फ्यूचर के संकेत भी देती हैं। सही कहा। इन अलग अलग चीजों को अगर जोड़कर देखें तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है कि स्टेट किस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो फिर शुरुआत करते हैं इन्वेस्टमेंट और पॉलिसीज से। फरवरी के आखिर में 24-25 तारीख को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई और 25 को ही प्रवासी मध्य प्रदेश समिट भी। बड़ा इवेंट था। सुना है 15 से ज्यादा देशों से 500 से ज्यादा एनआरआईज आए थे। हाँ, ये काफी बड़ा पुश था। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी भाषण दिया। जाहिर है निवेश के मौके और प्रवासियों का रोल इस पर जोर था। बिल्कुल। और इसी टाइम पे कैबिनेट ने 7 नई पॉलिसीज को भी मंजूरी दी। एक साथ? हाँ, इसमें फिल्म मेकिंग, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, खिलौने, डिफेंस प्रोडक्शन, मेडिकल डिवाइस, ईवी, रिन्यूएबल एनर्जी, टूरिज्म, लॉजिस्टिक्स पार्क। लंबी लिस्ट है। मकसद तो साफ ही लगता है कि भाई प्रोसेस आसान करो, इन्वेस्टर्स को बुलाओ। चलिए इसको थोड़ा खोल कर देखते हैं। देखिए, ये समिट्स और एक साथ इतनी सारी नीतियां लाना, ये साफ दिखाता है कि स्टेट पैसा खींचने, कैपिटल अट्रैक्ट करने और जो प्रवासी भारतीय हैं उन्हें डेवलपमेंट में जोड़ने की एक बड़ी कोशिश कर रहा है। कागज पर तो इनका मकसद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना ही दिखता है। पर यहाँ एक सवाल है, क्या ये नई नीतियां पुरानी वाली की कमियों को ठीक करती हैं? अच्छा, ये भी एक पॉइंट है। हाँ, क्योंकि घोषणाएं तो हो जाती हैं पर असली चीज तो जमीन पर इम्प्लीमेंटेशन है। क्या ये वाकई रेड टेप कम करेंगी या उलझने वैसी ही रहेंगी, ये देखने वाली बात होगी। सही है। खैर, इसी के साथ 26 फरवरी को मध्य प्रदेश क्लीन एनर्जी पॉलिसी 2025 को भी मंजूरी मिली। हाँ, ये भी था। और इसका टारगेट काफी बड़ा है। 2027 तक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन में करीब $5.7 बिलियन। बाप रे। और मैन्युफैक्चरिंग में भी लगभग $1.14 बिलियन का निवेश लाना, ये काफी महत्वाकांक्षी है। और इसी से जुड़ी वो ईवी पॉलिसी का ड्राफ्ट भी तो था ना। हाँ, बिल्कुल। जिसका लक्ष्य था कि 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, कार, बस सब में ईवी रजिस्ट्रेशन बढ़े। एग्जैक्टली। तो ये क्लीन एनर्जी और ईवी पॉलिसी, ये दोनों फ्यूचर की तरफ देख रही हैं। ये सिर्फ निवेश की बात नहीं, ये स्टेट को एनर्जी ट्रांजिशन और बदलते ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए तैयार करने की भी कोशिश है। लेकिन फिर वही बात है, पॉलिसी बनाना एक हिस्सा है, उसको असरदार तरीके से लागू करना, जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे चार्जिंग स्टेशंस वगैरह बनाना, वो दूसरा और शायद ज्यादा मुश्किल हिस्सा है। ये तो है, देखना होगा ये होता कैसे। हाँ। अच्छा, निवेश और फ्यूचर टेक के अलावा मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी कुछ हुआ। 22 फरवरी को दतिया एयरपोर्ट को डीजीसीए की मंजूरी मिली। अच्छा, दतिया वाला? हाँ, ये स्टेट का 8वां पब्लिक एयरपोर्ट बन गया है, तो कनेक्टिविटी तो बेहतर होगी ही। हाँ, कनेक्टिविटी तो बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं, खासकर दतिया और जो आसपास का बुंदेलखंड रीजन है उसके लिए। लेकिन दतिया जैसे छोटे सेंटर में एयरपोर्ट का चालू होना, ये सिर्फ कनेक्टिविटी का मामला नहीं है। तो फिर ये शायद इस बात का भी इशारा है कि डेवलपमेंट का फोकस अब सिर्फ बड़े शहरों से हटकर रीजनल सेंटर्स, टियर 2, टियर 3 शहरों की तरफ भी जा रहा है। हो सकता है। पर सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ एयरपोर्ट बना देना काफी है? वहां तक पहुंचने के लिए सड़कें कैसी हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट, रुकने की जगहें, क्या वो सब उस लेवल का है जो सच में ट्रेड और टूरिज्म को खींचे? एयरपोर्ट की कामयाबी काफी हद तक इस सपोर्टिंग इंफ्रा पर भी टिकी होती है। बात तो सही है, इंफ्रास्ट्रक्चर अकेला नहीं चलता। बिल्कुल। और इंफ्रा में ही एक और बड़ी चीज हुई, हेल्थ सेक्टर में। 24 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने छतरपुर के पास बागेश्वर धाम में एक मेडिकल और रिसर्च इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया। हाँ, ये भी खबर में था। ये 200 करोड़ की लागत से कैंसर हॉस्पिटल बनेगा, मॉडर्न फैसिलिटीज होंगी और कहा गया है कि जो जरूरतमंद मरीज हैं उनका इलाज मुफ्त होगा। देखिए, ये निश्चित तौर पर एक अहम पहल है, खासकर कैंसर जैसी बीमारी के लिए। हाँ। किसी ग्रामीण या सेमी अर्बन इलाके में ऐसा स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल खुलना और वो भी फ्री इलाज की सुविधा के साथ, ये हेल्थ केयर एक्सेस के लिए एक बड़ा कदम हो सकता है। बिल्कुल।
ये शायद स्टेट की जो हेल्थ चुनौतियां हैं, खासकर नॉन कम्युनिकेबल बीमारियों का जो बोझ बढ़ रहा है, हाँ। उससे निपटने की स्ट्रैटेजी का हिस्सा लगता है। हम्म। पर यहाँ भी वही बात है, हॉस्पिटल बनना पहली सीढ़ी है, उसका ठीक से चलना, डोज संख्या में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, स्टाफ, क्वालिटी केयर मिलना, असली चुनौती वही होगी। हाँ, ऑपरेशनल पार्ट हमेशा क्रिटिकल होता है। एग्जैक्टली। अच्छा, इंफ्रा से हटकर अब कल्चर और एनवायरनमेंट की तरफ आते हैं। फरवरी में खजुराहो डांस फेस्टिवल का 51वां एडिशन हुआ, 20 से 26 फरवरी। और इसने तो कमाल ही कर दिया, हाँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला। हाँ, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। ये काफी चर्चा में रहा। सबसे लंबे क्लासिकल डांस मैराथन का रिकॉर्ड, 24 घंटे 9 मिनट 26 सेकंड सोचिए। लगातार। हाँ, ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, ये एक तरह से भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की विविधता, उनकी गहराई और कलाकारों का जो अद्भुत समर्पण और स्टैमिना है, उसका प्रतीक है। बिल्कुल। 139 कलाकारों ने भरतनाट्यम, कथक, उड़ीसी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, मतलब कई सारे फॉर्म्स परफॉर्म किए। ये अपने आप में बहुत यूनिक था। सही में कल्चरल प्राइड तो है ही, साथ में ये खजुराहो और मध्य प्रदेश के टूरिज्म के लिए भी एक बड़ा अट्रैक्शन बन सकता है। हाँ, जरूर। और इसी पॉजिटिव माहौल में एनवायरनमेंट से भी अच्छी खबर आई। 17 से 19 फरवरी के बीच स्टेट में गिद्धों की गिनती हुई। ओह, वल्चर काउंट। हाँ, और नतीजे बताते हैं कि उनकी आबादी बढ़ी है। ये वाकई बहुत अच्छी खबर है, उत्साह बढ़ाने वाली। आंकड़े देखें तो 2019 में करीब 8,400 गिद्ध थी। 2024 में ये बढ़ के 10,800 के आसपास हुए, और इस साल मतलब फरवरी 2025 की गिनती में 12,981 मिले हैं। काफी अच्छी ग्रोथ है। हाँ, ये लगातार ग्रोथ दिखाती है कि जो कंजर्वेशन के प्रयास हो रहे हैं, जैसे सेफ ब्रीडिंग साइट्स बनाना और शायद वो डाइक्लोफिनैक जैसी दवाएं हैं उन पर कंट्रोल, वो काम कर रहे हैं। लगता तो यही है। और ये भी अहम है कि ये गिनती ट्रेनिंग सपोर्टेड सर्वे से हुई, मतलब एक सिस्टमैटिक तरीके से डेटा जमा किया गया। गिद्ध इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी हैं, क्लीनर्स के तौर पर। उनकी वापसी एक हेल्दी एनवायरनमेंट का संकेत है। हाँ, ये तो बहुत पॉजिटिव है। लेकिन अगर हम इंसानी स्वास्थ्य की बात करें तो फरवरी में तस्वीर थोड़ी मिलीजुली रही, कुछ चिंताएं भी दिखी। अच्छा, जैसे 2025 की शुरुआत से 31 मार्च तक के जो आंकड़े हैं, उनमें डेंगू के 122 और चिकनगुनिया के 113 मामले आए हैं। चिंता की बात यह है कि चिकनगुनिया के मामले पिछले साल इसी टाइम के मुकाबले 4 गुना ज्यादा हैं। ओह, 4 गुना? ये तो वाकई चिंता की बात है। हाँ, वेक्टर-बॉर्न बीमारियां, खासकर चिकनगुनिया में इतनी तेज बढ़ोतरी पब्लिक हेल्थ सिस्टम पर अचानक काफी दबाव डालती है। ये सवाल उठता है कि क्या मच्छर कंट्रोल के जो उपाय हैं वो काफी हैं? क्या मौसम का पैटर्न बदल रहा है? शहरीकरण का कोई रोल है? पता नहीं कारण क्या है। इससे निपटने के लिए सिर्फ इलाज नहीं, बल्कि मजबूत प्रिवेंटिव मेजर्स और कम्युनिटी अवेयरनेस की तुरंत जरूरत है। ये दिखाता है कि हेल्थ के मोर्चे पर मतलब लगातार अलर्ट रहने की जरूरत है। बिल्कुल। और हेल्थ से ही जुड़ी एक और रिपोर्ट आई, स्टेट वाइड ओरल हेल्थ सर्वे। ओरल हेल्थ? हाँ, और इसके आंकड़े भी कुछ सीरियस इश्यूज बता रहे हैं। हाँ। जैसे शहरों में 12 साल के बच्चों में 6.8% स्मोकलेस टोबैको इस्तेमाल कर रहे हैं। 12 साल के बच्चे? ये तो बहुत खतरनाक है। हाँ, और जो बुजुर्ग हैं 60 प्लस वाले, उनमें दांतों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। कई को डेंचर की जरूरत है। कुछ जिलों में तो ये आंकड़ा 100% तक बताया गया है। 100%? मतलब लगभग सभी को। हाँ, कुछ जिलों में। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं और अहम भी। यंग लोगों में तंबाकू की लत और बुजुर्गों में दांतों की सेहत को नजरअंदाज करना, ये दोनों ही गंभीर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है जिनके लंबे समय तक असर रहते हैं। सही बात है। अच्छी बात यह है कि सर्वे से अब स्टेट के पास WHO गाइडलाइंस के तहत एक ओरल हेल्थ डेटा बैंक बन गया है। हाँ, ये एक पॉजिटिव स्टेप है। हाँ, पर ये डेटा सिर्फ प्रॉब्लम बताने के लिए नहीं है। इसका इस्तेमाल टारगेटेड इंटरवेंशन प्रोग्राम बनाने के लिए होना चाहिए, जैसे स्कूलों में एंटी टोबैको कैंपेन और बुजुर्गों के लिए आसान और सस्ती डेंटल केयर फैसिलिटीज। डेटा होना पहला कदम है, अब उस पर एक्शन लेना जरूरी है। और ये सवाल खड़ा करता है कि क्या स्टेट इन खास हेल्थ चैलेंजेस से निपटने के लिए काफी रिसोर्स और प्लान बना रहा है? ये देखने वाली बात होगी। अच्छा, चुनौतियों के साथ साथ कुछ इनोवेशन भी हो रहा है। IIT इंदौर और जबलपुर का स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब SFRI मिलकर एक AI बेस्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सिस्टम पर काम कर रहे हैं। अच्छा,
ये क्या है? इसका मकसद है रेलवे लाइनों के पास जानवरों की मूवमेंट पर नजर रखना। ओह, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल। हाँ, मतलब सेंसर्स जानवरों का पता लगाएंगे और एआई सिस्टम रियल टाइम में अलर्ट देगा ताकि ट्रेन ड्राइवर्स को पता चल सके और जानवरों से टक्कर रोकी जा सके। हाँ, कुछ ऐसा ही। ये खास तौर पर टाइगर जैसे बड़े जानवरों के कॉरिडोर में बहुत काम आ सकता है, जहां ट्रेन एक्सीडेंट एक बड़ा खतरा है। ये ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कम करने की दिशा में एक अच्छा कदम है, बशर्ते इसे ठीक से लागू किया जाए और मेंटेन किया जाए। हाँ, टेक्नोलॉजी के साथ इम्प्लीमेंटेशन हमेशा चैलेंज रहता है। बिल्कुल। और इनोवेशन के साथ साथ रिसोर्स की खोज की भी एक बड़ी खबर है। रेयर अर्थ्स। सिंगरौली जिले में रेयर अर्थ एलिमेंट्स REEs का बड़ा भंडार मिला है। रेयर अर्थ सिंगरौली में। हाँ, इसमें स्कैंडियम और यट्रियम जैसे तत्व शामिल हैं। अरे वाह, ये तो स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। क्यों? ये इतने जरूरी क्यों हैं? देखिए, REEs आज की हाईटेक दुनिया के लिए मतलब एसेंशियल है। स्मार्टफोन से लेकर मिसाइल सिस्टम तक, और खासकर क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में, अच्छा, जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी, विंड टर्बाइन के मैग्नेट, इन सब में इनका इस्तेमाल होता है। सिंगरौली में इनका मिलना मध्य प्रदेश को भारत के मिनरल मैप पर एक बहुत अहम जगह दिला सकता है। ये स्टेट की इकोनॉमी के लिए एक बड़ा बूस्ट हो सकता है। रेवेन्यू बढ़ेगा, नई इंडस्ट्रीज लगेंगी, और प्लान्स भी हैं कि प्रोसेसिंग यूनिट्स, रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाए। सुनने में तो ये बहुत बड़ी बात लगती है। संभावना तो है, यकीनन, लेकिन इसके साथ चुनौतियां और जिम्मेदारियां भी हैं। वो क्या? पहली बात, REE का खनन और प्रोसेसिंग अक्सर एनवायरनमेंट के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें पानी बहुत लगता है, हार्मफुल वेस्ट निकल सकता है, और सिंगरौली पहले से ही कोयला खनन की वजह से काफी पर्यावरणीय दबाव में है। हाँ, ये तो है। तो ये देखना बहुत जरूरी होगा कि इस नए रिसोर्स को कितने सस्टेनेबल तरीके से निकाला जाता है। इकोनॉमिक फायदे और एनवायरनमेंट की सुरक्षा, इनके बीच बैलेंस बनाना सबसे बड़ी चुनौती होगी, खासकर तब जब स्टेट क्लीन एनर्जी के लक्ष्यों की भी बात कर रहा है। ये विरोधाभास जैसा है। हाँ, और दूसरा पहलू है जियोपॉलिटिक्स का। अभी REE सप्लाई चेन पर कुछ ही देशों का दबदबा है। भारत में इनका बड़ा भंडार मिलना देश की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बढ़ा सकता है, लेकिन इसके लिए सिर्फ माइनिंग काफी नहीं, बल्कि पूरी वैल्यू चेन, प्रोसेसिंग से लेकर फाइनल प्रोडक्ट बनाने तक हमें खुद डेवलप करनी होगी। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अच्छा, अब आखिर में हेल्थ केयर एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं। फरवरी में MBBS सीटों को लेकर भी कुछ घोषणाएं हुई। हाँ, 2025-26 सेशन के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की 200 सीटें बढ़ाने की बात हुई है। 200 सीटें? हाँ, ये सीटें श्योपुर और सिंगरौली में जो 2 नए कॉलेज खुल रहे हैं, उनके जरिए जोड़ी जाएंगी। अच्छा। और इसके अलावा फ्यूचर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज में बदलने का भी प्लान है, जिससे 2026-27 तक 600 और सीटें बढ़ने की उम्मीद है। तो मतलब कुल मिलाकर डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने पर जोर है। निश्चित रूप से ज्यादा MBBS सीटों का सीधा मतलब है कि फ्यूचर में हेल्थ सिस्टम के लिए ज्यादा डॉक्टर होंगे। ये स्टेट में डॉक्टरों की कमी को दूर करने और हेल्थ सर्विसेज की पहुंच, खासकर श्योपुर और सिंगरौली जैसे इलाकों में जहां नए कॉलेज आ रहे हैं, सुधारने में मदद कर सकता है। हाँ, ये उन हेल्थ चैलेंजेस के लिए जरूरी है जिनकी हमने बात की थी। बिल्कुल, जैसे वेक्टर बॉर्न बीमारियां या स्पेशल केयर की जरूरत। हालांकि यहाँ भी क्वालिटी का सवाल अहम है। सिर्फ सीटें बढ़ाना काफी नहीं है, एजुकेशन की क्वालिटी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का लेवल बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। सही बात। और ये भी देखना होगा कि डॉक्टर बनने के बाद ये लोग रूरल और सेमी अर्बन एरिया में सेवा देने के लिए मोटिवेटेड हों। हाँ, रिटेंशन भी एक मुद्दा है। एग्जैक्टली। तो अगर हम फरवरी 2025 की इन सभी चीजों को एक साथ देखें तो मध्य प्रदेश के लिए ये एक मिला-जुला लेकिन काफी एक्टिव महीना रहा। हाँ, काफी कुछ हुआ। एक तरफ इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिशें, नई पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्चरल अचीवमेंट, एनवायरनमेंट में सक्सेस। तो दूसरी तरफ हेल्थ सेक्टर में कुछ चिंताएं और ये जो नई खोजें हैं जैसे REEs, उनसे जुड़ी चुनौतियां भी सामने आई हैं। तो इन सब का क्या मतलब निकालें? मतलब यह है कि राज्य कई मोर्चों पर एक साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये एक कॉम्प्लेक्स पिक्चर है। आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ, निवेश, उद्योग, मिनरल्स, सोशल डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन,
कल्चरल आइडेंटिटी डांस फेस्टिवल और एनवायरमेंटल कंसर्न गिद्ध संरक्षण, आरई माइनिंग के असर, ये सारे पहलू एक दूसरे से जुड़े हैं हाँ, सब इंटरलिंक्ड है। और कभी-कभी एक दूसरे के साथ टेंशन में भी हो सकते हैं। जैसे बेहतर इंफ्रा निवेश लाने में मदद करेगा, लेकिन उसके बनने का पर्यावरण पर असर पड़ सकता है। सही। मिनरल से रेवेन्यू आ सकता है जिससे हेल्थ या एजुकेशन में लगा सकते हैं, लेकिन माइनिंग खुद एनवायरमेंटल और सोशल चुनौतियां ला सकती है। तो ये बैलेंस बनाने की एक लगातार कोशिश है। यानी मौके भी हैं और चुनौतियां भी। बिल्कुल। और ये घटनाएं हमें दिखाती हैं कि राज्य भविष्य के लिए कुछ बड़े लक्ष्य तय कर रहा है, चाहे वो क्लीन एनर्जी हो, हाईटेक इंडस्ट्री हो या बेहतर हेल्थ सर्विसेज हो। लेकिन इन लक्ष्यों तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होगा। इसमें बहुत ध्यान से प्लानिंग करनी होगी, इफेक्टिव तरीके से लागू करना होगा और अलग-अलग प्रायोरिटीज के बीच सही संतुलन बनाना होगा। और यहीं से एक सोचने वाला सवाल उठता है, जिसे हम आगे के लिए छोड़ सकते हैं। सिंगरौली में ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बड़ी खोज हुई है, ये मध्य प्रदेश के आर्थिक भविष्य को कैसे बदलेगी, ये तो एक बात है। हाँ। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि राज्य अपनी क्लीन एनर्जी की महत्वाकांक्षाओं और इस मिनरल वेल्थ के जो संभावित पर्यावरणीय प्रभाव है, उनके बीच बैलेंस कैसे बनाएगा। ये बड़ा सवाल है। क्या हम एक ऐसी स्थिति देखेंगे जहां इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एनवायरमेंटल लक्ष्यों से समझौता हो जाए, या क्या राज्य सच में सस्टेनेबल माइनिंग और प्रोसेसिंग का एक मॉडल डेवलप कर पाएगा? ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश इस दोहरी चुनौती का सामना कैसे करता है। वाकई ये एक बड़ा सवाल है जिस पर आगे भी नजर रखनी होगी। इसी के साथ मध्य प्रदेश में फरवरी 2025 की इन प्रमुख घटनाओं पर आधारित हमारी ये पड़ताल यहीं खत्म होती है। उम्मीद है कि इस चर्चा से राज्य की गतिविधियों और उसकी भविष्य की दिशा को लेकर एक साफ समझ बनाने में मदद मिली होगी।